स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 जनवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से जिस 22वें किस्त के 2000 रुपए का इंतजार किया जा रहा था, उसे लेकर के अब अपडेट्स तेज हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगली किस्त फरवरी 2026 में आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, इसीलिए किसान भाई ये मान करके चले कि पैसा जल्द आएगा, और लेकिन तारीख फाइनल नहीं हुई है। इस खबर के साथ एक डबल खुशखबरी वाली चर्चा भी चल रही है कि माना जा रहा है कि 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। कई रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि सरकार पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले सालाना 6000 रुपए की मदद बढ़ा सकती है, यानी कि भविष्य में किस्त की रकम या फिर सालाना सहायता में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों बिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 60 साल की एक महिला को 35 साल के युवक से प्यार हो गया। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे इतना बड़ा कि महिला ने अपने परिवार की परवाह किए बिना युवक के साथ भाग करके शादी कर ली। जी हां, इस घटना के सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई और फिर महिला के घर में भारी बवाल मच गया। वहीं पर खबर के अनुसार महिला पहले से शादीशुदा है और फिर उसके बच्चे भी हैं, लेकिन इसी बीच उसका संपर्क एक युवक से हुआ और फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। इसके बाद महिला ने घर छोड़ दिया युवक के लिए और फिर दोनों ने शादी कर ली। जब महिला के पति और फिर बेटे को इसके बारे में पता चला तो फिर वे गुस्से में आग बबूला हो गए। जब पति और बेटे ने महिला की शादी का विरोध करते हुए हंगामा किया और मामला इतना बढ़ गया कि गांव के लोगों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर के घर वालों ने थाने तक जाने की बात कही है और महिला को वापस लाने की कोशिश की गई है। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी आजकल एक बहुत आम है लेकिन बहुत खतरनाक समस्या बनती जा रही है। जब कई लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर बीपी लगातार बढ़ा तो फिर ये धीरे धीरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाता है और फिर आगे चलकर कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और फिर किडनी डैमेज जैसी गंभीर बीमारी की वजह बन सकता है। इसी कारण एक्सपर्ट कहते हैं कि हाई बीपी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, खास करके खान पान और फिर लाइफस्टाइल के जरिए। वहीं पर हाई बीपी को कम करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो रोज़मर्रा की डाइट में शामिल की जाए तो फिर फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर के युवाओं को बड़ा संदेश दिया है। जब उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के सपने को साकार करने में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। जब खास करके मेडिकल और फिर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि देश को मजबूत और फिर विकसित बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है समाज स्वस्थ है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि देश को मजबूत और फिर विकसित बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है समाज स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ और फिर समृद्ध राष्ट्र बनता है। उन्होंने मेडिकल छात्रों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे नए शोध और तकनीक को अपनाएं, बीमारियों से लड़ने के तरीके विकसित करें और मृत्यु दर घटाने की दिशा में काम करें। उन्होंने शिक्षा को लेकर भी एक गहरी बात कही है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी या फिर पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा का असली उद्देश्य इंसान के भीतर संवेदनशीलता, करुणा और फिर इंसानियत बनाना है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने युवाओं को मेहनत, अनुशासन और फिर संस्कार के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी है और फिर गुरु का योगदान सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वही चाहते हैं कि बच्चे और फिर छात्र उनसे भी आगे बढ़े। दोस्तों बिहार की राजनीति में नए साल की शुरुआत के साथ ही हलचल तेज हो गई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नए साल में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे। इस मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार भेंट भी कही जाती है। जी हां, वहीं पर क्योंकि जैसे ही ये खबर सामने आई तो बिहार की राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और फिर मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। जी हां, उसके साथ
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और फिर मंत्री संजय पासवान भी मौजूद थे। ये तस्वीरें सामने आते ही माना जाने लगा है कि एनडीए के अंदर अब बिहार में अगले राजनीतिक कदमों को लेकर के बातचीत शुरू हो चुकी है। दरअसल बिहार में लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि खरमास के बाद बिहार में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। ऐसे में चिराग पासवान का अचानक सीएम आवास पहुंचना और नीतीश कुमार से मुलाकात करना राजनीतिक रूप से काफी बड़ा संकेत माना जा रहा है। दोस्तों, आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर तंज कसते हुए मजाकिया लहजे में प्रतिक्रिया दी है। जब पार्टी की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार रत्न तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने इसके आगे तंज मारते हुए कहा कि अब कौन सा रत्न उनको मिलना चाहिए ये हम नहीं बता सकते हैं। दरअसल हाल ही में जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर के सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। इसके बाद ये मुद्दा बिहार की राजनीति में तेजी से फैल गया और आरजेडी ने इसे मुद्दा बना करके जेडीयू पर चुटकी ले ली है। वहीं पर आरजेडी का कहना है कि यह पूरा मामला सम्मान से ज्यादा सियासी खेल जैसा लग रहा है और फिर जेडीयू के भीतर भी इस मांग को लेकर के अलग अलग बातें सामने आ रही है। इसी वजह से आरजेडी ने नीतीश कुमार को रत्न कहकर के तंज के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि भारत रत्न की मांग अब बिहार में राजनीतिक बयानबाजी का नया हथियार बन गई है। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा जगत अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स का अड्डा बनता जा रहा है। जहाँ दरअसल बात है कि बड़े बड़े सिनेमा स्टार पॉलिटिक्स में उतर गए हैं। इसी बीच निरहुआ जो कि भोजपुरी स्टार है और पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, उन्होंने मनोज तिवारी पर तंज कसते हुए कहा कि मनोज तिवारी को सिर्फ सुपरस्टार ही ड्राइवर रखना पसंद है और अब क्या वे खेसारी लाल यादव को भी ड्राइवर रखना चाहते हैं। दरअसल निरहुआ ने बताया है कि मनोज तिवारी के ड्राइवरों के नाम भी लगातार भोजपुरी स्टार्स जैसे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मनोज तिवारी के पहले ड्राइवर का नाम रवि था, दूसरे का नाम पवन था और तीसरे का नाम दिनेश है। निरहुआ ने इसी बात को जोड़ करके खेसारी लाल यादव पर तंज कसा है और इशारों में कह दिया है कि मनोज तिवारी खेसारी को भी ड्राइवर रख लेंगे क्या। इस पूरे मजाक पर वे वहां मौजूद लोग हंसते भी दिखे, लेकिन खबर में बताया गया है कि मनोज तिवारी ने इसे महज इत्तेफाक बताया है, यानी कि उनका कहना था कि ये नाम सहयोग से मिलते जुलते हैं, जब उसका कोई मतलब नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों, बिहार में कड़ाके के ठंड और फिर शीतलहर का असर अब स्कूलों पर भी साफ दिखने लगा है। जब मौसम लगातार खराब रहने और फिर कोल्ड डे की स्थिति बनने के बाद प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। इसी कड़ी में कटिहार जिले में 14 जनवरी 2026 तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। डीएम अभिषेक रंजन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में पड़ रही भीषण ठंड को देखते हुए बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो सकती है, इसलिए यह कदम जरूरी था। वहीं पर जारी आदेश के मुताबिक कटिहार जिले के सभी निजी और फिर सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और फिर कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई पूरी तरह से बंद रहेगी, यानी कि छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उनके लिए स्कूल की गतिविधियां रोक दी गई है। दोस्तों, बिहार के किसानों के लिए सरकार एक और बड़ी तैयारी कर रही है, जिससे फार्मर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब पहले से तेज और फिर आसान हो जाएगी। खबर के मुताबिक नीतीश सरकार किसानों के रजिस्ट्रेशन को लेकर के अब अलग व्यवस्था लागू करने जा रही है, ताकि किसानों को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े और फिर रजिस्ट्रेशन का काम पंचायत स्तर तक जल्द पूरा हो सके। दरअसल पिछले कुछ समय से बिहार में एग्री स्ट्राइक फार्मर आईडी को लेकर के जो अभियान चल रहा है, उसमें कई जगह किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जहाँ कहीं पर नेटवर्क की समस्या, कहीं दस्तावेज में गड़बड़ी, तो फिर कहीं ई-केवाईसी को लेकर के परेशानी हो रही है। जब सरकार को यह भी फीडबैक मिल रहा था कि बड़ी संख्या में किसान समय रहते रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आगे चल कर के पीएम किसान फसल बीमा, कृषि सहायता और फिर सब्सिडी जैसी योजनाओं की लाभ में रुकावट आ सकती है। इसी वजह से सरकार अब सिस्टम को और मजबूत करने जा रही है। वहीं पर अब साफ बताया जा रहा है कि बिना ई-केवाईसी के किसान का रजिस्ट्रेशन अधूरा माना जाएगा, यानी कि किसान को योजनाओं का लाभ लगातार मिलते रहे, इसके लिए ई-केवाईसी पूरा करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बिहार में मौसम को लेकर के एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक फिलहाल जो हल्की राहत महसूस हो रही है वह ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। जी हां, रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 48 घंटे के बाद बिहार में फिर से कड़ाके की ठंड और फिर शीतलहर लौट सकती है, जिससे लोगों को दोबारा कंप कपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ेगा। दरअसल अभी कई जिलों में मौसम थोड़ा नॉर्मल जैसा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे असली वजह यह है कि बीच में हवा की दिशा और फिर नमी में थोड़ा बदलाव हुआ है। जैसे ही मौसम का सिस्टम दोबारा सक्रिय होगा, वैसे ही ठंडी पछुआ हवाएं तेज हो जाएगी और फिर तापमान तेजी से नीचे गिरने लगेगा। ऐसे में दिन के समय में भी
ठंड का असर ज़्यादा रहेगा और रात में तो ठिठुरन और बढ़ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ साथ बिहार के कई इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। इसका सीधा असर सड़क और फिर रेल यातायात पर पड़ता है, जहाँ सुबह शाम विजिबिलिटी कम होने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, जहाँ साथ ही ट्रेनें भी लेट चल सकती है। जहाँ ठंड के साथ अगर हवा तेज रही तो फिर शीतलहर का असर और ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि तेज हवा और फिर शरीर के तापमान को और गिरा सकता है। दोस्तों, बिहार सरकार अब सड़कों की खराब हालात और फिर गड्ढों की समस्या को खत्म करने के लिए एक बिल्कुल भी नई और फिर अनोखी स्कीम लाने जा रही है। पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने ऐलान कर दिया है कि अब बिहार में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर गड्ढा देखता है और उसकी जानकारी देता है तो फिर उसे 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा। मतलब साफ है कि अब सड़क पर गड्ढा दिखा तो चुप रहने की जरूरत नहीं, बल्कि सूचना देकर के इनाम भी पाया जा सकेगा। जब मंत्री ने बताया है कि सरकार इसी महीने रोड मेंटेनेंस की नई पॉलिसी ला रही है, जो 15 फरवरी 2026 के बाद लागू की जाएगी। इस पॉलिसी का मकसद बिहार की सड़कों को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त बनाना है। जब मंत्री का कहना है कि ये देश की अपनी तरह की पहली पॉलिसी होगी जिसमें जनता को भी सड़क सुरक्षा की निगरानी में शामिल किया जाएगा, ताकि ठेकेदार और फिर विभाग के इंजीनियर हमेशा सतर्क रहें। वहीं पर इस स्कीम में एक और बड़ा बदलाव ये है कि बिहार में जगह जगह रोड एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। इन रोड एम्बुलेंस का एक संपर्क नंबर रहेगा जिसे चौक चौराहों और फिर सार्वजनिक जगहों पर लगाया जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति गड्ढे की शिकायत करेगा तो फिर विभाग को 72 घंटे के अंदर उस गड्ढे की मरम्मत करनी होगी। यानी कि सिर्फ पैसा देने की बात नहीं है, बल्कि एक तय समय में सड़क ठीक करने की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, जनता खुद सड़कों की निगरानी में भागीदारी बन जाएगी और सड़क पर गड्ढा छिपने नहीं पाएगा। वहीं पर दूसरा, ठेकेदार और फिर इंजीनियर के अंदर डर रहेगा कि अगर कहीं गड्ढा छूट गया तो फिर शिकायत होते ही कार्रवाई हो सकती है। मंत्री ने साफ संकेत दे दिया है कि लापरवाही करने वालों पर सख्त एक्शन होगा और हाल में कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने का उदाहरण भी दिया गया है। कुल मिलाकर के बिहार सरकार की योजना जनता के लिए भी फायदेमंद है और फिर सिस्टम के लिए भी। अगर ये स्कीम सही तरीके से जमीन पर लागू हो गई तो फिर आने वाले समय में बिहार की सड़कें ज्यादा सुरक्षित होगी, हादसे कम होंगे और फिर लोगों को खराब सड़कों से होने वाली परेशानी से भी राहत मिलेगी। दोस्तों, चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए बड़ी बात कह दी है। खबर के मुताबिक चिराग पासवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों का मनोबल गिरा दिया है और इसी बात को लेकर कि अब वो तेजस्वी यादव को राजनीतिक नसीहत देने लगे हैं। दरअसल चिराग पासवान का कहना है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार बयान दे रहे हैं और पार्टी के भीतर जिस तरह की स्थितियां सामने आ रही है, उससे आरजेडी के कार्यकर्ताओं में निराशा बढ़ रही है। उन्होंने इशारों में कह दिया है कि अब कोई नेता खुद कमजोर या फिर भ्रमित नजर आता है तो फिर उसका असर सीधा नीचे कार्यकर्ताओं तक जाता है और फिर उन्हें लगता है कि पार्टी का भविष्य क्या होगा। जी हाँ, चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा है कि नेता का काम सिर्फ बयान देना नहीं होता है, बल्कि अपने समर्थकों में भरोसा और ऊर्जा बनाए रखना भी होता है। जहाँ अगर नेता बार बार ऐसी बातें करें जिससे कार्यकर्ताओं को लगे कि पार्टी खुद असमंजस में है या फिर अंदर ही अंदर कमजोर हो रही है, तो फिर इसका नुकसान पार्टी को और आगे चल करके चुनाव में भी झेलना पड़ता है। वहीं पर राजनीतिक जानकारों के मुताबिक चिराग पासवान का ये हमला सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे बिहार की चुनावी तैयारी भी है। लेकिन चिराग पासवान अब खुद को तेजस्वी यादव के विकल्प के तौर पर भी पेश करना चाहते हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी के अंदर कमजोर हो रही है। इसी वजह से वे तेजस्वी यादव पर लगातार निशाना साध रहे हैं। दोस्तों, बिहार में मखाना को लेकर के सरकार अब इसे और बड़े स्तर पर विकसित करने की तैयारी में है। इसी को लेकर के एक अहम बयान सामने आया है। खबर के मुताबिक मंत्री नर्मदेश्वर लाल ने कहा कि मखाना विकास के लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी। जहां उनका कहना है कि मखाना बिहार की पहचान है और इससे हजारों किसानों, मजदूरों और फिर व्यापारियों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। इसलिए सरकार इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। जहां नर्मदेश्वर लाल ने कहा है कि मखाना की खेती और फिर इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने से बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों की आमदनी में भी सुधार होगा। जहां उन्होंने ये भी बताया है कि सरकार की कोशिश है कि मखाना को सिर्फ खेती तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और फिर मार्केटिंग को भी मजबूत किया जाए, ताकि किसानों और फिर व्यवसायियों को ज्यादा लाभ मिल सके।
दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के युवाओं को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब बिहार बदल रहा है और आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के नए रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जहां बल्कि उन्हें बिहार में ही नौकरी और फिर रोजगार के मौके मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये बात एक कार्यक्रम के दौरान कही है, जहां पर उन्होंने सरकार की योजनाओं और फिर विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में उद्योग और फिर निवेश और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। जहां सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अब बड़े पैमाने पर नई फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियल पार्क, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और IT सेक्टर से जुड़ी हुई योजनाएं लाई जा रही है, जिससे युवाओं को नौकरी मिलने के रास्ते खुलेंगे। उनका कहना है कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ सरकारी नौकरी देना नहीं, बल्कि बिहार में ऐसा माहौल बनाना है जिससे प्राइवेट सेक्टर में भी लाखों रोजगार पैदा हो। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को भी कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था को कमजोर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग अपराध फैला करके आम जनता में डर पैदा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का साफ संदेश है कि बिहार में अब अपराधियों की कोई जगह नहीं है और जो भी कानून तोड़ेगा उस पर तेज कार्रवाई होगी। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन जमीन पर जनता को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में बेरोजगारी, महंगाई और फिर भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नहीं दिख रही है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। उन्होंने कहा है कि विकास की बातें तो खूब की जाती है, लेकिन गाँव देहात में आज भी लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने शिक्षा और फिर स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों और फिर स्कूलों की स्थिति सुधारने के बजाय सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और फिर लोग अब सरकार की असलियत समझ चुके हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि आने वाले समय में जनता एनडीए सरकार को जवाब देगी और उनके बयान के बाद बिहार की राजनीति में फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई बिहार यात्रा को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है और इस यात्रा का नाम दिया गया है समृद्धि यात्रा। जी हाँ, समृद्धि यात्रा। खबर के मुताबिक नीतीश कुमार की ये यात्रा अब तय तारीख पर शुरू होने जा रही है और फिर इसमें पूरे बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। इस यात्रा का मकसद सिर्फ दौरा करना नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री खुद जिलों में जाकर के सरकारी योजनाओं और फिर विकास कार्यों का फीडबैक लेंगे और देखेंगे कि जमीन पर काम सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं। जब बताया जा रहा है कि समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री गाँव और फिर शहरों दोनों जगहों पर जाकर के जनता से बातचीत करेंगे, या अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे और फिर कई योजनाओं की प्रगति को मौके पर ही परखेंगे। इस यात्रा में सीएम नीतीश कुमार विशेष रूप से योजनाओं पर फोकस करेंगे जो सीधे आम जनता से जुड़ी है, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि और फिर पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्य। इस तरीके की यात्राओं के जरिए नीतीश कुमार पहले भी प्रशासनिक सिस्टम को एक्टिव करते हैं। जब मुख्यमंत्री खुद दौरे पर निकलते हैं तो फिर जिला प्रशासन की गतिविधियां तेज हो जाती है और फिर अधिकारी भी ज्यादा सतर्क रहते हैं। यही वजह है कि एक बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। राजनीतिक रूप से भी ये यात्रा काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बिहार में आने वाले समय में चुनावी माहौल भी बनने लगेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री की ये यात्रा जनता के बीच सरकार का संदेश पहुंचाने और फिर ग्राउंड रिपोर्ट लेने का एक बड़ा माध्यम बन सकती है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की वापसी के साथ ही माहौल फिर से गर्म हो गया है। करीब 100 दिन बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव ने आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर बड़ा हमला बोला और साफ शब्दों में कहा कि बिहार में इस समय लोग की हार और जनतंत्र की जीत हो रही है। जी हाँ, तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में जनता की आवाज दबाई जा रही है और फिर सिस्टम केवल कुछ लोगों के हित में काम कर रही है, जबकि आम लोगों की परेशानियों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जी हाँ, पटना लौटते ही तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और फिर कानून व्यवस्था को लेकर के एनडीए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा रोजगार के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार केवल भाषण और फिर प्रचार में लगी हुई है। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियों में से गरीब और फिर मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन फिर भी जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को बड़ा अल्टीमेट देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही जनता के मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठाया तो फिर आरजेडी सड़कों पर उतर करके बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने संकेत दिया है कि पार्टी अब सिर्फ बयानबाजी नहीं करेगी, बल्कि जनता के हक के लिए मजबूती से संघर्ष करेगी।
दोस्तों, बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार को आधा दर्जन करीब 6 नई ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है, जिससे राज्य के यानी कि बिहार के यात्रियों को सफ़र में काफ़ी सुविधा मिलने वाली है। खास करके जिन रूटों पर अभी भारी भीड़ रहती है, टिकट नहीं मिलने या फिर ट्रेनों की संख्या कम होने के कारण लोगों को परेशानी होती है, उन रूटों पर ये नई ट्रेनें शुरू होने के बाद दबाव कम हो रहेगा और फिर यात्रियों को ज़्यादा विकल्प मिलेगा। खबर के अनुसार इन नई ट्रेनों के शुरू होने से बिहार के कई जिलों को देश के बड़े शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे नौकरी पेशा लोग, छात्र, मजदूर, व्यापार और फिर तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बिहार से बाहर जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है और फिर त्यौहार या फिर शादी विवाह के सीज़न में ट्रेनों में भारी भीड़ हो जाती है। ऐसे में नई ट्रेनों का संचालन शुरू होने से सफ़र थोड़ा आसान होगा और फिर राहत भरा हो जाएगा। जहाँ रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार नए कदम उठा रहा है, जहाँ इसके तहत कई ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही है, ताकि यात्रा समय कम हो सके। यानी कि सिर्फ नई ट्रेनें में ही नहीं बल्कि यात्रियों को तेज और बेहतर सेवा देने की तैयारी भी चल रही है। दोस्तों, बिहार ने मछली उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। खबर के मुताबिक बिहार ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए पूरे देश में मछली उत्पादन के मामले में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। ये बिहार के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि पहले मछली पालन को यहाँ सीमित स्तर पर देखा जाता था, लेकिन अब बिहार तेजी से फिशरी सेक्टर में देश के बड़े राज्यों की कतार में खड़ा हो गया है। इस सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि बिहार में अब मछली पालन को सिर्फ परंपरागत तरीके से नहीं बल्कि वैकल्पिक और फिर आधुनिक तकनीक के साथ किया जा रहा है। यह तालाबों में बेहतर बीज, सही पोषण और पानी की गुणवत्ता पर ध्यान और फिर प्रशिक्षण के जरिए मछली उत्पादन में नया रिकॉर्ड बना दिया है और फिर देश में चौथे स्थान तक पहुंच गया है। जहाँ सरकारी स्तर पर भी मछली पालकों को लगातार सहयोग मिला है। तालाब निर्माण, मत्स्य बीज वितरण, चारा, दवाइयों और फिर ट्रेनिंग जैसी सुविधाओं ने इस क्षेत्र को मजबूत किया है। जहाँ इसके साथ साथ कई जिलों में किसानों को ये समझाया गया है कि कम पानी में भी कैसे मछली पालन करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। दोस्तों, लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट की कार्रवाई और फिर आंखों की सर्जरी के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से पटना लौट आए हैं। उनके लौटते ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि उनके लंबे समय बाद लालू प्रसाद यादव की वापसी को आरजेडी के लिए सियासी तौर पर काफ़ी अहम माना जा रहा है। खबर के मुताबिक लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए बाहर गए थे, जहाँ पर उनकी आँख की सर्जरी कराई गई। इसी दौरान दिल्ली में कोर्ट में चल रहे लैंड फॉर जॉब मामले में भी अहम फैसला आया है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव के पटना लौटने के साथ ही चर्चा और तेज हो गई है। जैसे ही वे पटना पहुंचे तो फिर मीडिया की टीम ने उनसे कई सवाल पूछे कोर्ट के फैसले, पार्टी की रणनीति और फिर आगे ही या राजनीति को लेकर। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने मीडिया के सवालों पर किसी भी तरीके का जवाब देने से बचते हुए चुप्पी साध ली। जो उन्होंने ना तो कोर्ट के फैसले पर कोई भी टिप्पणी की है और न ही राजनीतिक सवालों पर कोई प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही मौजूद नेताओं ने भी बातचीत को टालते हुए सिर्फ यही कहा है कि लालू यादव कभी स्वास्थ्य कारणों से आराम करेंगे। वहीं पर लालू प्रसाद यादव की वापसी के बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं और फिर समर्थकों में ज़्यादा उत्साह भी देखने को मिला है, जहां माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के पटना आने से तेजस्वी यादव को भी राजनीतिक रूप से मजबूती मिलेगी और फिर आने वाले दिनों में आरजेडी की रणनीति और फिर आंदोलन तेज हो सकते हैं। फिलहाल लालू प्रसाद यादव की चुप्पी को लेकर के कई तरीके की चर्चाएं चल रही है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वे अभी इलाज के बाद स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को 100 दिनों का प्रायश्चित करना चाहिए। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है और इसे सीधे सीधे आरजेडी पर हमला माना जा रहा है। खबर के मुताबिक गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार की जनता ने लालू राज के दौर में जंगल राज, भ्रष्टाचार और फिर अपराध का दौर देखा है। उनका कहना है कि आरजेडी ने लंबे समय तक सत्ता में रहकर के जनता को परेशानी दी है, इसलिए अब उन्हें जनता से माफी मांगते हुए प्रायश्चित करना चाहिए। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि आरजेडी सिर्फ सत्ता की राजनीति करती है और जनता की समस्याओं से उसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भी जब लालू परिवार कानूनी मामलों और फिर विवादों से घिरा रहता है, तब भी आरजेडी परिवार की पीड़ित की तरह पेश आती है। जी हाँ, गिरिराज सिंह ने इसे राजनीतिक ड्रामा बताते हुए कहा कि जनता सब समझती है और फिर आने वाले समय में इसका जवाब देगी।
दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस समय एक नया सियासी संग्राम छिड़ गया है और इसका नाम बन गया है भारत रत्न। जब पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठी, फिर ये मांग धीरे धीरे बिहार की राजनीतिक गलियारों में बड़ी बहस बन गई। अब इसी बहस में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का। जी हाँ, अब लालू प्रसाद यादव के लिए भी भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है, जिसके बाद ये मुद्दा पूरी तरीके से राजनीतिक रंग ले चुका है। दरअसल कुछ दिन पहले जेडीयू की तरफ से ये मांग सामने आई थी कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। इसे नीतीश कुमार के विकास कार्य, सुशासन और फिर बिहार में बदलाव से जोड़ करके बताया गया है। जैसे ही ये बात सामने आई तो विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। आरजेडी और फिर उसके नेताओं ने इसे सरकार की राजनीतिक चाल बताया और फिर धीरे धीरे पलटवार भी शुरू हो गया। जी, अब आरजेडी से जुड़े हुए नेताओं और फिर लालू समर्थकों का कहना है कि अगर भारत रत्न की बात की जा रही है तो फिर लालू प्रसाद यादव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहाँ उनका तर्क है कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति को नई दिशा दी है, जहाँ सामाजिक न्याय की आवाज़ बने हैं, जहाँ पिछड़े दलित वर्गों को राजनीतिक ताकत दी और फिर कई दशकों तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे। इसलिए उनके योगदान को देखते हुए उन्हें भी भारत रत्न मिलना चाहिए। दोस्तों, बिहार में सरकारी योजनाओं के नाम पर एक बार फिर से गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जहाँ खबर के मुताबिक राशन कार्ड और फिर आवास योजना जैसी सरकारी सुविधाओं के लाभ ऐसे लोग उठा रहे हैं जिनका आर्थिक स्तर पर योजनाओं के लिए पात्र नहीं माना जाता है। जहाँ इसी मामले में आरोप लगाया गया है कि तेजस्वी यादव से जुड़े हुए एक नेता के परिवार को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व विधायक की पत्नी के नाम राशन कार्ड बना हुआ है, जबकि आमतौर पर राशन कार्ड योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया जाता है जो जरूरतमंद और फिर गरीब श्रेणी में आते हैं। इसी वजह से इस मामले पर सवाल उठे और फिर शिकायत सामने आते ही प्रशासन हरकत में आ गए हैं। जब बताया जा रहा है कि मामला उजागर होने के बाद संबंधित इलाके के एसडीओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जांच के दौरान ये देखा जाएगा कि राशन कार्ड किस आधार पर बना, किस श्रेणी में बनाया गया और फिर क्या इसमें गलत तरीके से नियमों की अनदेखी का लाभ लिया गया। अगर जाँच में आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर राशन कार्ड रद्द होने के साथ साथ आगे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बिहार में सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ सही और फिर ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे। लेकिन जब ऐसे मामले में राजनीतिक लोगों या फिर प्रभावशाली परिवार के नाम सामने आते हैं तो फिर सिस्टम पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब सबकी नज़र जांच रिपोर्ट पर है, प्रशासन इस मामले में क्या सख्त कदम उठाता है।